बच्चों, कल हमने 3 स्टेट्स को कंपेयर किया था, महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। ठीक है, पर लेटेस्ट एडिशन में महाराष्ट्र की जगह हरियाणा स्टेट दिया हुआ है। मेरी पास जो एडिशन है वो 3 इयर्स पुरानी है, तो इस बार जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें महाराष्ट्र को कैंसिल करके आपको हरियाणा करना है। ठीक है, कल हमने 3 स्टेट्स कवर किए थे ना, तो महाराष्ट्र की जगह हरियाणा करना है और थोड़े फिगर्स में भी चेंजेस होंगे। हर साल मतलब खास एसएस में, मोस्टली एसएस की बात कर रही हूँ, सिविक्स और इकोनॉमिक्स में फिगर्स में बहुत चेंजेस होते हैं। फिगर्स जो होती है ना, आंकड़े, ठीक है, वो आंकड़ों में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो आप जब भी आपको सिविक्स और इकोनॉमिक्स परचेज करनी हो ना, तो वो नहीं खरीदा करो, किसी की यूज्ड मतलब किसी की लिया मत करो। हिस्ट्री में तो देखो कोई बदलाव कर ही नहीं सकता है, जो डेट्स हैं और जियोग्राफी में भी चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो आप हो सके तो इकोनॉमिक्स, सिविक्स, और सिविक्स में भी खैर इतना नहीं होता है, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी ये दोनों में आंकड़े बहुत होते हैं, जियोग्राफी में भी बहुत बदलाव होते हैं। ठीक है, तो एक ये इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी ये नहीं ले लिया करो। आप इस साल भी लेनी हो तो नहीं लेना। बहुत जैसे मैंने बोला ना, अभी मेरे बुक में महाराष्ट्र है क्योंकि मेरी 2 साल 3 साल पुरानी एडिशन है, और जो लेटेस्ट है उसमें हरियाणा है, आप हरियाणा कर देना। ठीक है, अच्छा, पेज नंबर 13 पे अभी हम देखेंगे। पेज नंबर 13 पे एक्टिविटी 3 है, उसमें बॉडी मास इंडेक्स, एक आंगनवाड़ी की बहन है, वो एक औरत का बॉडी मास इंडेक्स निकाल रही है। पेज नंबर 13 पे बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग वेट बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट। ठीक है, मतलब इंसान के वेट के साथ उसकी हाइट का स्क्वायर जब हम डिवाइड करते हैं तो बॉडी मास इंडेक्स मिलता है। वेट हमेशा केजी में होना चाहिए और हाइट जो है वो मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, अगर बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है, अगर बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है तो वो इंसान अंडर नरिश्ड है। मतलब जब आप ये कैलकुलेट करते हो ना, आपके वेट के अपॉन में, आप करके देखना, मैं आपको ये एक्टिविटी भी दे रही हूँ, ये एक्टिविटी लिखी हुई है, आप अपने वेट के साथ अपॉन हाइट का स्क्वायर करना, हाइट मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप ये करोगे ना, तो अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम आएगा, इसका मतलब आप अंडर नरिश्ड हो। ठीक है, मतलब कुपोषित हो। अगर आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 25 से ज्यादा आता है तो मतलब आप ओवरवेट हो। ठीक है, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 25 के बीच में आता है मतलब आप एक नॉर्मल पर्सन हो। ठीक है, मतलब आपका वेट कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। तो आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट बराबर है कि नहीं, वो बॉडी मास इंडेक्स से पता लगाया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी पेज नंबर 13 पे एक्टिविटी 3 में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद उसके बाजू में ही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट करके कॉलम है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंट्रीज को रैंक देती है। कैसे रैंक देती है? उनके डेवलपमेंट के हिसाब से। देखो वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक ने कैसे दिया था? वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कंट्रीज को आंकती थी, पर ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये कंट्री को रैंक देती है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से। मतलब उस कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है वो अच्छा होना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होता है? मतलब जब आप पैदा हुए हैं उसके बाद अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो आप कितना जियोगे, उसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ठीक है, और फिर तो मतलब ये सारी चीजें हैं जिनसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है और कंट्रीज को रैंक दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो नीचे टेबल 1.6 में, आपकी टेबल 1.6 है पेज 13 पे 1, 2, 3, 4, 6 कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है। सेकंड नंबर पे इंडिया है।
इंडिया की पर कैपिटा इनकम लिखी हुई है। इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68, मतलब इंडिया में मैक्सिमम लोग 68 ईयर्स तक जीते हैं, मतलब 68 से ज्यादा कम लोग जीते हैं। फिर उनका लिटरेसी रेट, इंडिया में 15 साल के बाद 62.8 लोग पढ़ते हैं, मतलब 100 में से 62.8 लोग पढ़ते हैं। और इंडिया का रैंक है HDI, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इंडिया का 130, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब रैंक क्या है इंडिया का 130, मतलब टोटल 188 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक है 130। तो वहीं पे देखो इंडिया के ऊपर श्रीलंका है। श्रीलंका का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो 74.9 है, मतलब श्रीलंका में लोग 75 ईयर्स तक जीते हैं, मतलब वहाँ की जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी है। इसका मतलब क्या हो, वहाँ के लोग ज्यादा हेल्दी होते हैं। और लिटरेसी रेट श्रीलंका का 91.2 है, ठीक, इंडिया का सिर्फ 62.8 है, श्रीलंका 91.2 है। और श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक है 73, ठीक है, इंडिया का 130 है, श्रीलंका का 73। श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री है, ठीक है, श्रीलंका इतनी सी छोटी सी कंट्री है। जब आप इतना बड़ा इंडिया बनाते हो, साइड में इतना छोटा सा श्रीलंका बनाते हो। श्रीलंका इतनी छोटी सी कंट्री है तो भी उसका रैंक इंडिया से बेहतर है। तो उसका रीजन क्या है, श्रीलंका में एजुकेशन और हेल्थ ज्यादा है, ठीक है, जो श्रीलंका है उसमें हेल्थ और एजुकेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए श्रीलंका का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक है श्रीलंका का ज्यादा है, ठीक है। कंट्री इतनी छोटी सी है और रैंक अच्छा है इंडिया से, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरह से हमने भाई कंट्रीज को कंपेयर किया, ठीक है। इसके बाद पीछे देखें पेज नंबर 14 पे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मतलब भाई आप जितना भी डेवलपमेंट करो पर आप है ना इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाओ, ठीक है। आप जितना भी डेवलपमेंट करो पर इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी आप नुकसान नहीं पहुंचाओ। देखो, आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पता है। रिन्यूएबल क्या होते हैं, जो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। रिन्यूएबल में सनलाइट आता है, एयर आता है, वाटर आता है, मतलब जो आसानी से मिल सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, क्रूड ऑयल, ये सब, ठीक है। तो हम आजकल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इतने ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्रूड ऑयल वगैरह इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए क्रूड ऑयल बचेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब वो गाड़ियां तो होंगी पर पेट्रोल ही नहीं होगा भरने को, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप डेवलपमेंट करो पर बिना नेचर, बिना एनवायरमेंट की छेड़छाड़ किए आप डेवलपमेंट करो, ठीक है। तो विद डेवलपमेंट नेचर इज नॉट अफेक्टेड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, भले आप डेवलपमेंट करो पर नेचर या एनवायरमेंट को अफेक्ट नहीं करो, ठीक है। नेचर और एनवायरमेंट को अफेक्ट नहीं करो, ठीक है। ओवर यूजिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। अगर आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर आप जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करते हो, आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो नहीं होगा। आपको जो चीजें हैं वो लिमिट में यूज करनी है। यूज थिंग्स इन लिमिट, एक लिमिट में यूज करो सारी चीजें, ठीक है। तो ही आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए चीजें बचेंगी, ठीक है। तो ये 2 पेजेस में बस इतना ही था, ठीक है। तो मतलब जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं दे आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर। रिप्लेनिश मतलब उनको जो नेचर है फिर से पैदा करेगा। और नॉन रिन्यूएबल क्या है, दे आर नॉट रिप्लेनिश्ड बाय नेचर, वापस नहीं देता है इनको, ठीक है, या बहुत मुश्किल से देता है, ठीक है। रिप्लेनिश मतलब वापस वो जनरेट हो जाते हैं और नॉन रिप्लेनिश मतलब जनरेट मुश्किल से होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से
मतलब कुछ सालों के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे और हमारे पास जो धरती पे स्टॉक है वो कम है, तो हम भले नए रिसोर्सेस आ रहे हैं, पर अगर हमारे पुराने रिसोर्सेज हम नहीं रखेंगे तो इस मतलब हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर था डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट करना है तो हर तरह से करना है, सिर्फ ये सब आप लिख लेना। ये शॉर्ट में जो हमने 2-3 पेजेस में पढ़ा, ये मैंने सब शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, रैंक होता है कंट्रीज एज पर डेवलपमेंट। ठीक है, फिर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वो डेवलपमेंट जिसमें नेचर या इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना करें। ठीक है, अगर हम ओवर यूज करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो मतलब एग्जॉस्ट हो जाएंगी सारी चीजें, तो हमेशा हमें जो चीजें हैं लिमिट में यूज करनी है, यूज थिंग्स इन लिमिट। ठीक है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल की डेफिनेशन लिखिए, वो है आपकी टेक्स्ट में। अभी हम एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज पेज नंबर 16 पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय, कंट्री का डेवलपमेंट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो फर्स्ट पर कैपिटा इनकम, सेकेंड एवरेज लिटरेसी, थर्ड हेल्थ, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट इन सब चीजों से पता लगता है, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मतलब पर कैपिटा, एवरेज लिटरेसी और हेल्थ। ठीक है, अच्छा सेकेंड नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस, किस कंट्री का ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। ठीक है, इंडिया के सामने किस कंट्री का बेटर डेवलपमेंट है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो इंडिया के सामने मैंने बताया 73 रैंक पे कौन है, श्रीलंका, तो सेकेंड नंबर श्रीलंका आंसर है। थर्ड, अज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री, एक कंट्री में समझो 4 ही घर हैं। ठीक है, तो देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री, द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज फैमिलीज इज ₹5,000। मतलब इस कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है मतलब इस फैमिली की, इन फैमिलीज की 5,000 है। अगर फैमिली की इनकम 4,000, 7,000, 3,000 है तो फोर्थ फैमिली की कितनी होगी। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है बच्चों, तो इसका देखो कैसे निकालोगे आप, व्हाट इज द इनकम ऑफ द फोर्थ फैमिली। तो देखो चार फैमिलीज हैं, तो देखो एक की 4,000 इनकम है, एक की 7,000 है, एक की 3,000 है। ठीक है, और चौथी आपको निकालनी वाला एक्स निकालना है। तो 4 है तो 1, 2, 3, 4 डिवाइड 4 इज इक्वल टू टोटल 5,000 है एवरेज पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो इनको प्लस कर लो, 7 और 4 11, 11 और 3 14, तो 14,000 प्लस x अपॉन 4 इज इक्वल टू 5,000। ठीक है, 5,000 को सामने मल्टीप्लाई करने जाओ, 14,000 प्लस x इज इक्वल टू 5,000 मल्टीप्लाई 4, 14,000 प्लस x, 5 4 जा 20 और 3 0। ठीक है, तो x क्या होगा, 20,000 माइनस 14,000। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6,000। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, 6,000, मतलब फोर्थ नंबर सही आंसर है। ठीक है, मतलब 4 देश है ना, 4 फैमिलियां हैं, तो चौथी फैमिली x डिवाइड 4 और ये एवरेज। ठीक है, ये इस तरह से मीन निकालते थे आप जब 9th में थे, मीन निकालते थे। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, कंट्रीज को अगर आप क्लासिफाई करना चाहते हो तो वर्ल्ड बैंक ने क्या क्राइटेरिया रखा है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस क्राइटेरियन इफ एनी। बोल रहा है वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया रखा है और इसकी लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो आंसर लिखें, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने जो रखा है मेन क्राइटेरियन क्या है, पर कैपिटा इनकम इज द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक
in classifying different countries. The limitation of this criterion are, इसकी limitations क्या हैं? पहला, it does not show distribution of income. Second, it also ignores other factors such as infant mortality rate, literacy level, health care, etc. ठीक है, मतलब वर्ल्ड बैंक ने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है मेन कंट्रीज को क्लासिफाई करने का? तो पर कैपिटा इनकम। और व्हाट आर द लिमिटेशंस? लिमिटेशंस क्या है इसकी? तो दो लिमिटेशन है। पहली, इट डज नॉट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, भाई किसके पास कितनी इनकम है वो नहीं दिखाता। और दूसरा, इट ऑल्सो इग्नोर्स अदर फैक्टर्स सच एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी लेवल और हेल्थ केयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, why do we use averages? Sorry, fifth number, in what respects is the criterion used by UNDP for measuring development different from the one used by the World Bank? ठीक है, जो UNDP जो क्राइटेरिया यूज करती है, UNDP क्या है? UNDP भी एक संस्था है। ठीक है, तो UNDP जो क्राइटेरिया यूज करती है वो वर्ल्ड बैंक से कैसे डिफरेंट है? वर्ल्ड बैंक तो खाली किसको अपना कैसे कंट्रीज को क्लासिफाई करती है? पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। पर जो UNDP है, UNDP का क्राइटेरिया क्या है? तो UNDP बाकी फैक्टर्स को भी देखती है। ठीक है, आंसर लिखें। आंसर फिफ्थ का, वर्ल्ड बैंक ओनली uses per capita income for measuring development, while UNDP uses many other factors like infant mortality, comma, healthcare facility, education level, which help in improving the quality of life and helps in making citizens more productive। ठीक है, तो जो UNDP है किस किस को देखती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, और किसको देखती है? हेल्थ को और एजुकेशन। ठीक है, तो ये इन सब फैक्टर्स को देखती है, इन्फेंट और हेल्थ, एजुकेशन। ठीक है, तो इससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव होती है और सिटीजन ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। मतलब UNDP के हिसाब से अगर देशों को ऐसे नापते हैं, मतलब ऐसे आंका जाता है, तो वो देश ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उनके सिटीजन्स क्योंकि हेल्दी होंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिव, मतलब ज्यादा काम करेंगे। हेल्दी मतलब ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे मतलब प्रोडक्टिव। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ नंबर, वाई डू वी यूज एवरेजेस? एवरेज, देखो ये एवरेज निकला ही पड़ा है। ठीक है, वाई डू वी यूज एवरेजेस? आर देयर एनी लिमिटेशंस टू देयर यूज? ठीक है, जो एवरेजेस हम क्यों यूज करते हैं और एवरेजेस में कोई लिमिटेशन है? इलस्ट्रेट विद योर ओन एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट। ठीक है, अगर मतलब इसका कोई लिमिटेशन है तो एग्जाम्पल से समझाओ। ठीक है, तो एवरेजेस क्यों यूज करते हैं? आंसर लिखें। We use averages because they are useful for comparing different quantities of the same category।
फिर क्या बोल रहा है, आर देयर एनी लिमिटेशंस टू देयर यूज, भाई एवरेज की कोई बुराई है, तो यस देयर आर लिमिटेशन टू द यूज ऑफ एवरेज। इलस्ट्रेट विद योर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल बताओ कौन सा देना। कल मैंने आपको बताया था पेज नंबर 9 पे वो बॉक्स बना हुआ है ना एवरेज इनकम वाला, वहां मैंने कल एक आपको एग्जाम्पल टिक कराया था, वही इसमें लिखना है। ठीक है, मतलब पहले एवरेज की डेफिनेशन लिख देंगे, फिर कहेंगे कि नहीं भाई ये सब चीजों को नहीं आता है, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसका एग्जाम्पल लिख दोगे। कल मैंने लिखाया था ना 2 कंट्री, कंट्री ए कंट्री बी, वो वाला एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम, केरला की लोअर है पर कैपिटा इनकम, हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग, पर उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग केरला की देन महाराष्ट्र से अच्छी रैंकिंग है। Hence, per capita income is not a useful criterion at all. जो per capita income है वो बिल्कुल सही नहीं है क्राइटेरिया, and should not be used to compare states. Do you agree? Discuss. क्या बोल रहा है कि भाई केरला की लोअर है पर कैपिटा इनकम, उसकी केरला की क्या है, केरला लोअर पर कैपिटा इनकम वाला है, तो भी उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग है वो अच्छा है महाराष्ट्र से, तो मतलब पर कैपिटा इनकम को तो कंसीडर ही नहीं करना चाहिए स्टेट्स को काउंट करने के लिए। तो आप एग्री करते हो? तो ये देखो पूरी तरह से तो सही नहीं ना, बोल रहा है पर कैपिटा इनकम बिल्कुल गलत क्राइटेरिया। तो पर कैपिटा इनकम भी तो जरूरी है ना, पैसा जो पैसे का एक कैलकुलेशन भी तो जरूरी है हेल्थ एजुकेशन के अलावा। जो पर कैपिटा इनकम भाई कमाई है कि नहीं राज्य में, तो ये गलत बोल रहा है। वो कह रहा है बिल्कुल एट ऑल बोल रहा है। देखो आप क्वेश्चन ढंग से समझो, क्वेश्चन 7 में बोल रहा है पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ यूजफुल क्राइटेरियन एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी सही क्राइटेरियन नहीं है, तो ये तो गलत बोल रहा है ना। तो एट ऑल मतलब ऐसा तो नहीं है, सो आंसर लिखो नो। No, I do not agree with this statement because human development ranking is determined by factors such as health, education and income. So we can't say per capita income is not useful. Per capita income is one of the development factors and cannot be neglected. ठीक है, तो सिर्फ इतना ही लिखना है। 8th नंबर, फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, व्हाट कुड बी अदर पॉसिबिलिटीज 50 years फ्रॉम नाउ। आजकल लोग क्या यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट आप और मैं क्या यूज कर रहे हैं, तो आंसर लिखें। क्वेश्चन 8 का आंसर वो फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड ऑयल,
cow dung and solar energy. अच्छा, अदर पॉसिबिलिटीज क्या है और क्या यूज कर सकते हैं 50 इयर्स के बाद? तो अदर पॉसिबिलिटीज 50 years from now could include ethanol, biodiesel, nuclear energy and better utilization of wind energy, WIND, wind energy. ठीक है, मतलब आजकल कौन से यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड ऑयल, काव डंग, सोलर एनर्जी, ये सब यूज कर रहे हैं। 50 साल बाद क्या यूज करेंगे? इथेनॉल, बायोडीजल, न्यूक्लियर एनर्जी और विंड एनर्जी भी। ठीक है, 9th नंबर देखें। Why is the issue of sustainability important for development? ठीक है, ये जो सस्टेनेबल बात की थी हमने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये सस्टेनेबिलिटी का इशू डेवलपमेंट के लिए जरूरी क्यों है? सस्टेनेबिलिटी का इशू डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी है? द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट बिकॉज डेवलपमेंट मस्ट बी इन रिदम विद द फ्यूचर। मतलब जो डेवलपमेंट है मस्ट बी इन रिदम विद द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के साथ ताल से ताल मिलाना चाहिए। इफ नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट सस्टेन्ड देन डेवलपमेंट विल स्टैग्नेट। स्टैग्नेट मतलब रुक जाएगी, विल स्टॉप। डेवलपमेंट विल स्टॉप आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, फुल स्टॉप। एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज unethically will ultimately undo the development that a country may have achieved. This is because in the future those resources will not be available for further progress. ठीक है, देखो फिर से, जो सस्टेनेबिलिटी का इशू है वो इम्पोर्टेंट क्यों है डेवलपमेंट के लिए? क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो फ्यूचर के साथ ताल से ताल मिलानी चाहिए। अगर नेचुरल रिसोर्सेज आज हम सही से ढंग से यूज नहीं करेंगे, सस्टेन उनको बचाएंगे नहीं, तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। एक टाइम के बाद डेवलपमेंट रुक जाएगा। एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज अनएथिकली, अगर आप रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे अनएथिकली मतलब अंधाधुंध, तो वो कंट्री का फायदा हुआ है इतने टाइम में वो सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो फायदा रहेगा ही नहीं, आगे वो चला जाएगा सारा फायदा। तो इसीलिए मतलब जो रिसोर्सेज है वो फ्यूचर में बचेंगे ही नहीं हमारी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ नंबर। द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन। How is this statement relevant to the discussion of development discuss? पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझो। 10th नंबर, अर्थ है, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। हमारी जो अर्थ है उसके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि वो सबकी जरूरियात पूरी कर सकती है। मीट नहीं, हमारे बैच का मीट नहीं, मीट। ठीक है, मीट मतलब पूरा करना। ठीक है, जरूरियात पूरी कर सकती है पर इतने ज्यादा नहीं है कि सबकी लालच पूरी कर पाए, ग्रीड पूरी कर पाए, एक की भी ग्रीड। मतलब हम इतने लालची हैं कि हमारे भले मतलब हमें पता है इतनी सारी चीज है फिर भी हम इतनी लालच दिखाते हैं, पहले ही जाके उठाते हैं वो। ठीक है, मतलब शादी में जाते हैं, इतना सारा सब कुछ सामान पड़ा है, पता है इतना बचेगा, फिर भी जब हम
प्लेट लेके जाते हैं, फुल भरते हैं, ठीक है। तो कोरोना आ गया, अब तो शादियां भी गई, ठीक है। तो हाँ, हमको तो कोई बुलाता नहीं है, ठीक है, हमारे लिए तो इश्यू ही नहीं है आप लोगों को प्रॉब्लम देखो, हाउ इज द स्टेटमेंट रिलेवेंट टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस, ठीक है। तो जो ये स्टेटमेंट है मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से कैसे रिलेवेंट है, मतलब हम लोग इतने ज्यादा लालची हैं, अर्थ के पास इतना है सामान, पर हमारी ग्रीड है ना, वो मतलब ग्रीडी है हम बहुत, ठीक है। तो इसको आप समझाओ डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है। आंसर लिखें। Since resources and development since नहीं लिखो, सिर्फ लिखो resources and development both go hand in hand, ठीक है। रिसोर्सेज और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट बोथ गो हैंड इन हैंड। Next point, for the sustainability of development, the maintenance of resources is also crucial. The earth has enough resources. However, these need to be used judicially so that environment remains protected and clean. So that a balance of production and use is maintained and there is never ever a shortage, ठीक है। मतलब क्या है, कह रहा है कि भाई लालची है हम इंसान, तो देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि रिसोर्सेज और डेवलपमेंट साथ में जाते हैं। अगर आप डेवलप कर रहे हो मतलब आप रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठा रहे हो, तो अभी आप डेवलप कर रहे हो। तो अगर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में आपको ये जो रिसोर्सेज है उनको मेंटेन करना पड़ेगा, अगर आप चाह रहे हो कि इन्वायरमेंट बचा रहे। स्टेटमेंट बोल रहा है मतलब हमारे अर्थ के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हम सबकी नीड सेटिस्फाई हो सकती है, पर जुडिशियली यूज करें, इन्वायरमेंट का सोचें, उसको प्रोटेक्ट करें, इन्वायरमेंट को क्लीन रखें और बैलेंस बनाए रखें, ठीक है। प्रोडक्शन के मतलब बैलेंस बना रहेगा बाय प्रोडक्शन और यूज का, तो कभी शॉर्टेज होगी ही नहीं, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, list a few examples of environmental degradation that you may have observed around you, ठीक है। environmental degradation मतलब environment की हानि, environment का नुकसान जो आप अपनी तरफ अपने चारों तरफ देख रहे हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट डिफॉरेस्टेशन, सेकेंड सॉइल इरोजन, थर्ड फॉलिंग लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर, फोर्थ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, फिफ्थ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। ये सारी चीजें आप अपने आसपास देख ही रहे हो कि किस तरह से एनवायरमेंट को हानि हो रही है, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन, soil erosion, falling levels of groundwater, depletion of the ozone layer और water pollution, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
For each of the items given in table 1.6, find out which country is at the top and which is at the bottom. ठीक है, टेबल 1.6 में टेबल 1.6 कहाँ बनी हुई है? टेबल 1.6 बनी हुई है 13 पेज पे। कह रहा है ये 13 पेज वाली टेबल पढ़ो और बताओ कौन सी कंट्री टॉप पे है, कौन सी बॉटम पे है। तो टॉप पे कौन सी है, बॉटम पे कौन सी, इन सारी कंट्रीज में बताओ। ठीक है, और बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द आइटम्स, हर आइटम के लिए टॉप बॉटम बताओ। तो देखो पेज नंबर 13 पे देखो कितने आइटम्स हैं। पेज नंबर 13 पे देखो टेबल 1.6 बनी हुई है आपकी एनसीईआरटी पे। ग्रॉस नेशनल इनकम का बना हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बना हुआ है, लिटरेसी बना हुआ है, एचडीआई बना हुआ है। तो सबसे पहले चारों पॉइंट्स, तो सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सबसे पहले ग्रॉस पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, पहली लिस्ट है ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, पहली लिस्ट क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम। तो ग्रॉस नेशनल इनकम में टॉप कंट्री कौन सी है? पहला क्या है? फर्स्ट ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, तो इसमें टॉप कंट्री कौन सी है और बॉटम कंट्री कौन सी है? तो टॉप कंट्री कौन सी है? टॉप कंट्री है श्रीलंका और बॉटम कंट्री है म्यांमार। ठीक है, श्रीलंका और म्यांमार। ठीक है, फिर दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। देखो श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है और म्यांमार की सबसे कम है। बॉटम कंट्री म्यांमार कैसे होगी? श्रीलंका की सबसे ज्यादा है, सबसे कम किसकी है? सबसे कम तो नेपाल की हुई ना, नेपाल की सबसे कम है। नेपाल है, नेपाल 2311 नेपाल है ना सबसे कम, नेपाल है। ठीक है, सेकेंड है आपका कौन सा क्राइटेरिया है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ टॉप कौन सी है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में टॉप कंट्री और दूसरी है बॉटम कंट्री। ठीक है, तो टॉप कंट्री कौन सी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में? जो टॉप कंट्री है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सबसे ज्यादा श्रीलंका है और सबसे कम कौन है? म्यांमार। ठीक है, श्रीलंका है और बॉटम कंट्री में कौन है? म्यांमार। श्रीलंका और म्यांमार, मतलब श्रीलंका में सबसे ज्यादा एज है और इसमें सबसे कम। थर्ड, फिर कौन सा है? लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट है, फिर उसमें भी टॉप कंट्री और दूसरा बॉटम कंट्री। ठीक है, तो लिटरेसी रेट में सबसे ज्यादा कौन है? श्रीलंका और फिर है बांग्लादेश। ठीक है, फोर्थ
ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स, ठीक है, सॉरी HDI। अच्छा, अगर आपकी लेटेस्ट है ना तो उसमें एक और इंडेक्स होगा, आप देख लेना। अगर आपकी लेटेस्ट है 5 इंडेक्स होंगे, मेरे में 4 इंडेक्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुको, आप में ज्यादा इंडेक्स होंगे, ठीक है, मेरे में लिस्ट कम है, आप में ज्यादा होंगे। HDI रैंक, ठीक है, आपके अगर लेटेस्ट है तो आप वो वाला भी लिख देना। आप में 4th नंबर होगा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होगा, ठीक है। अच्छा, फिर है HDI रैंक, ठीक है, HDI रैंक टॉप रैंक, जिसका छोटा होता है वही बड़ा होता है ना, जिसका फर्स्ट रैंक वो मतलब वो टॉप हुआ ना। इसमें उस पे मत लिख देना बड़ा नंबर, टॉप में नहीं लिखना। रैंक तो जितना छोटा उतना अच्छा। तो रैंक सबसे छोटा किसका है? श्रीलंका। श्रीलंका टॉप पे हुई, 73 रैंक है श्रीलंका। और बॉटम कंट्री कौन सी है जिसका रैंक सबसे ज्यादा है? म्यांमार, ठीक है, म्यांमार 148 है, ठीक है। अगर आपकी लेटेस्ट है तो यहाँ एक और क्राइटेरिया होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 13 देखें। द फॉलोइंग टेबल शोज द proportion of unnourished adults in India. It is based on a survey of various states for the year 2005-2006. Look at the table and answer the following questions, ठीक है। टेबल को देख के नीचे आपको आंसर करना है। क्वेश्चन 13 में ये जो टेबल है इसमें अंडर नरिश्ड लोगों की टेबल है, अंडर नरिश्ड लोगों की, ठीक है। तो मेल अंडर नरिश्ड केरला में 22 है, कर्नाटक में 34, मध्य प्रदेश में 42। फीमेल केरला में 18 है, कर्नाटक में 36, मध्य प्रदेश में 38। मतलब अंडर नरिश्ड मतलब जिनका जो कुपोषित है। इसमें देखो, इसमें भी देखो केरला का सब में कम है। देखो केरला में खाली 22% मेल ही अंडर नरिश्ड है और जो फीमेल है सिर्फ 18% ही है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है तीनों में। तो फर्स्ट नंबर, कंपेयर द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल इन केरला एंड मध्य प्रदेश। केरला और मध्य प्रदेश के लोगों का न्यूट्रिशनल लेवल कंपेयर करो, ठीक है। तो ऑब्वियसली केरला वालों का न्यूट्रिशनल लेवल हायर है, ठीक है। आंसर लिखो, द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल ऑफ केरला इज क्वाइट हायर देन द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश। फिर सेकेंड, कैन यू गैस वाई अराउंड 1/3 ऑफ पीपल इन द कंट्री आर अंडर नरिश्ड even though it is argued that there is enough food in the country? Describe in your own words। देखो क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा बोला जाता है, क्या आप बता सकते हो कि कंट्री की 1/3 एक थर्ड आबादी 1/3, देखो मतलब अगर कंट्री के 3 भाग हैं, अगर ये हमारी कंट्री है तो इसका ये एक हिस्सा है वो अंडर नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है। ऐसा क्यों? ठीक है, ये पूरा एक हिस्सा कुपोषित है। क्या आप बता सकते हो कि कैन यू गैस व्हाई अराउंड 1/3 ऑफ पीपल इन द कंट्री आर अंडर नरिश्ड इवन दो इट इज आर्ग्यूड? ऐसा बोला जाता है कि हमारे देश में खाना तो बहुत है, इनफ फूड इन द कंट्री, तो भी 1/3 पॉपुलेशन क्या है? अंडर नरिश्ड। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, आपके शब्दों में बताओ ऐसा क्यों है। तो आंसर लिखें क्यों ऐसा है। फॉलोइंग आर द रीजंस। फर्स्ट रीजन, फर्स्ट पॉइंट, most of the people are so poor that they cannot
न्यूट्रिशियस फूड, इतने ज्यादा गरीब होते हैं कि वो न्यूट्रिशियस खाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सेकेंड, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। दूसरी क्या है पॉइंट? इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब राशन की दुकानें, डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, सो पुअर डू नॉट गेट फूड एट चीप रेट्स। ठीक है, सो पुअर को चीप रेट्स पे खाना मिलता ही नहीं है, क्योंकि जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिनको दिया गया होता है अनाज का, वो लोग चोरी होते हैं। ठीक है, तो राशन का उनको दिया जाता है काउंटर, वो चोरी होते हैं, खा जाते हैं, तो बेचारे गरीबों के लिए क्या मतलब, गरीबों के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है देयर इज, मतलब सारे नहीं खाने वाले होते हैं, तो किसी के फादर हो तो फिर आप सीधा मेरे पे केस ही कर दो। सारे नहीं होते हैं, पर काला बाजारी ऐसे कुछ होते हैं भाई, खराब सोच वाले लोग जिनको गरीबों की पड़ी नहीं होती है, तो मतलब वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होते हैं, उनको किराने का दिया गया होता है, पर वो ऐसा करते हैं, अंदर ही अंदर बेच मारते हैं या काला बाजारी करते हैं, तो बेचारे गरीबों को तो कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, थर्ड, there is a lack of educational and health facilities in many parts of the country। ठीक है, there is a lack of मतलब कमी, there is a lack of health and education facilities in many parts of the country। ठीक है, हमारे जो हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज हैं उनकी कमी है। देयर इज अ लैक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज इन मैनी, सो मैनी पीपल रिमेन बैकवर्ड एंड पुअर। मतलब देखो, जहाँ एजुकेशन की कमी है, जहाँ हेल्थ की कमी है, वहाँ ऑटोमेटिक पॉवर्टी आएगी। अगर जहाँ एजुकेशन नहीं है, देखो जहाँ सब अनपढ़ है, ठीक है, तो वहाँ एक दिन पॉवर्टी आएगी। जहाँ सारे के सारे अनहेल्दी हैं, वहाँ एक दिन पॉवर्टी आएगी। ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हो आप रिच हो, तो पहले आपके पास अच्छी हेल्थ होनी चाहिए और दूसरा आपके पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, इसके बाद ही आप रिच बन पाओगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ देखो, देयर इज अ लैक ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सो मैनी पीपल रिमेन बैकवर्ड एंड पुअर। सो मैनी पीपल रिमेन बैकवर्ड एंड पुअर। ठीक है, मतलब गरीब और बैकवर्ड रह जाते हैं, सो दे आर अनेबल टू गेट न्यूट्रिशियस फूड। सो दे आर अनेबल टू गेट न्यूट्रिशियस फूड, उन्हें खाना ही नहीं मिल पाता है। फिर पुअर होते हैं तो कहाँ से खाना मिलेगा। ठीक है, तो ये 13th का आंसर था आपका। आज जितना भी आपको पढ़ाया, पहले मैंने एक छोटी सी समरी लिखी थी वो सारा, और आज मैंने एनसीईआरटी में जितनी भी एक्सरसाइज सारी डिस्कस की, सब आप मुझे अच्छे से व्हाट्सएप करेंगे। कल हम इंग्लिश का चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, इंग्लिश का आगे चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, चलें, सारा मुझे ढंग से लिख के व्हाट्सएप करिएगा। थैंक यू।